हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, ये कहानी एक स्नाइपर की है जो 1 मील दूरी से भी किसी चीज़ को अपने निशाने पर ले सकता है और ऑर्डर मिलते ही उसे ख़त्म कर सकता है। लेकिन एक दिन उसके देश ने उसे देशद्रोही का ताज पहना दिया, जिसके बाद वो क्या करता है, ये कहानी उसी के बारे में। बॉब, जो कि एक अमेरिकन सील का स्नाइपर है जिसकी पोस्टिंग इस समय इथोपिया में हो रखी है और साथ में उसका साथी डैनी भी मौजूद है। और तभी उसे सामने से एक कार आती हुई दिखती है जो रेबल्स की थी। अब पहाड़ पर बैठे बैठे ये उस कार के ड्राइवर को मार गिराते हैं और फिर मैसेज दे देते हैं सब क्लियर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहाँ पर और कई गाड़ियाँ आ जाती है जो इन पर लगातार हमला करने लगती है। बॉब बहुत कोशिश करता है कि उन्हें मार गिराए, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो फ़ौरन अपने बेस पर ये मैसेज देता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर कुछ दुश्मन हेलीकॉप्टर आ जाते हैं जो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। वो अपनी यूनिट से जल्दी मदद करने को बोलता है, लेकिन उसका साथ देने के बजाय यूएस आर्मी उसकी लाइन डिस्कनेक्ट कर देती है। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो बॉब को भी पता नहीं होता। पर यहाँ वो अब डट कर सामना करता है, पर उसी में एक गोली आकर डैनी को लग जाती है जिससे कि वो वहीं मारा जाता है। लेकिन अपनी काबिलियत से बॉब उन दोनों हेलीकॉप्टर को गिरा देता है और वहाँ से बच के निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद, जहाँ पर हम बॉब को देखते हैं जो अब पहाड़ों के बीच में एक झोपड़ी में रहता है अपने डॉग के साथ। उसका अब सरकार से कोई मतलब नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे अकेला छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर हम यूएस आर्मी के रिटायर कर्नल जॉनसन को देखते हैं जिसके साथ उनके 2 और साथी थे। इन लोगों के हाथ में बॉब की फाइल थी। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो कैसे मौत के मुंह से बचकर बाहर निकल आए, लेकिन इसमें उसकी दोस्त की जान चली गई। पर उसके कुछ दिन बाद उस आर्मी सीनियर की भी मौत हो गई जिसने उनकी लाइन काटी थी और आज तक उसका कातिल पकड़ा नहीं गया। तो आप समझ गए होंगे कि उसे किसने मारा। अब जॉनसन कहता है कि हमें बॉब को कैसी भी करके ढूंढना है क्योंकि हमें कोई काबिल और शातिर आदमी चाहिए और बॉब इसके लिए परफेक्ट है। इसके बाद वो जैसे तैसे करके बॉब के ठिकाने को ढूंढ लेते हैं और फिर जॉनसन उसके घर जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन अब वो किसी भी यूएस आर्मी के बंदे से बात नहीं करना चाहता। लेकिन जॉनसन उसे समझाता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर हमला होने वाला है क्योंकि वो कई जगहों पर स्पीच देने वाले हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ये हमला एक स्नाइपर करेगा जो कि 1 मील दूर बैठा होगा और ऐसे में उसे पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन तुम उसे पकड़ सकते हो क्योंकि तुम भी एक स्नाइपर हो और इसकी तरह सोच सकते हो। लेकिन इतना समझाने पर भी बॉब मना कर देता है और उसे जाने को कहता है। पर यहाँ जॉनसन उसे देशभक्ति का इंपॉर्टेंस बताता है और कहता है कि अगर प्रेसिडेंट मर गए तो बवाल हो सकता है और इसमें कई लोगों की जान भी जा सकती है और एक तुम ही हो जो इसे रोक सकते हो। के जाने के बाद बॉब इस बारे में कई बार सोचता है और फिर सीधा वॉशिंगटन पहुंच जाता है और उसी जगह जाता है जहां से प्रेसिडेंट स्पीच देने वाले थे। वो बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को नोटिस करता और देखता है और आखिर में उसे पता चलता है कि वो स्नाइपर फिलिपीनिया से हमला करने वाला है। ये बात वो जाकर जॉनसन को भी बताता है, पर जॉनसन कहता है कि तुम्हें हमारे साथ कुछ देर और रहना होगा जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाता। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। अब बॉब मान जाता। अब वो दिन आ जाता है जब प्रेसिडेंट स्पीच देने वाले थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन तभी बॉब को भनक लग जाती है कि वो हमला होने वाला है। वो सबको तैयार रहने को बोलता है और तभी अचानक से वो स्नाइपर से गोली निकलती है। लेकिन वो गोली प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि आयन बिशॉप नाम के आदमी को लगती है। अब इस चीज़ के बाद वहाँ पर हड़कंप मच जाता है। लेकिन यहाँ बॉब के साथ धोखा हुआ था। उसके पीछे खड़ा पुलिस वाला उस पर उल्टा गोली चला देता है जो कि उसके पैर पर लगती है, लेकिन वो बच गया था और वहां से भागना शुरू करता है। यहाँ जॉनसन हर तरफ ये न्यूज़ फैला देता है कि बॉब ने ही प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की और उस पुलिस वाले पर भी चिल्लाता है कि आखिर वो बच कैसे गया। यानी कि ये सब एक प्री प्लान मिशन था। जॉनसन और उसके लोग असल में बॉब को फंसाना चाह रहे थे, लेकिन क्यों ये हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। इसके बाद वो लोग उसके स्नाइपर को भी वहीं रख देते हैं जिससे कि FBI को एविडेंस मिल जाए। वहीं दूसरी ओर हम जॉन नाम के ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास बॉब भागते हुए आता है। लेकिन उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि इस आदमी ने ही गोली चलाई है, इसलिए वो उस पर बंदूक तान देता है। पर बॉब उसकी कार की कीज छीन लेता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। अब पूरी पुलिस फोर्स के साथ FBI भी उसके पीछे पड़ चुकी थी। उसका बच पाना तो मुश्किल था, लेकिन वो भी शातिर शूटर है, इतनी आसानी से इन लोगों के हाथ तो नहीं आएगा और इसीलिए वो अपनी कार को नदी में कूदा देता है। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस उस कार को बाहर निकाल लेती है, लेकिन बॉब उन्हें कहीं नहीं मिलता। वो एक बोट को पकड़कर यहाँ से निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ मीडिया में एक खबर फैल जाती है कि जिस आदमी ने प्रेसिडेंट को मारा है उसी ने FBI एजेंट जॉन की कार को छीन लिया और उससे भाग गया। जिसके बाद जॉन को उसके ऑफिस में ही बहुत ही बेइज्जती सहनी पड़ती है, यहाँ तक कि उसका डिवोशन भी हो जाता है और फिर उसे FBI के कॉलिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। वो अपने सीनियर से कहता है कि मुझे लग रहा है कि उस आदमी ने नहीं बल्कि किसी और ने प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश करी है। उसने मुझे बताया भी था, उसकी कोई गलती नहीं है। इसमें कई सारे पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, लेकिन उसका सीनियर इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। इधर जॉन अब किनारे पर आ गया था जहाँ से वो एक ट्रक चुराता है और फिर उसे लेकर एक पुराने स्टोर पर चला जाता है। उसे 2 गोलियां लगी हुई थी, इसलिए सबसे पहले उसे अपना मरहम पट्टी करना होगा।
वो एक बूढ़ी लेडी के पास जाता है जो मेडिकल फार्मेसी चलाती थी और वहाँ से कुछ सामान लेकर उन्हें वॉशरूम में बैठ जाता है। लेकिन वो लेडी उसे पहचान लेती है क्योंकि वो पूरे अमेरिका में फेमस हो चुका था। वो एक चीज़ नोटिस करता है कि वो न्यूज़ वाले वो सब फुटेज चला रहे थे जो उसने जॉनसन को बना कर दिया था। जहाँ जहाँ वो गया था ये चेक करने के लिए कि हमला कहाँ से हो सकता है। मतलब कि वो सारी फुटेज अब उसके ही खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और उसे अब यकीन हो जाता है कि ज़रूर इसके पीछे जॉनसन का ही हाथ है। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? इधर वो ओल्ड लेडी FBI को कॉल करके बता देती है कि वो आदमी उसके ही शॉप पर है। वो फ़ोन जॉन ही उठाता है लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। उधर बॉब इसी का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद वो पहुँचता है सेरा नाम की लड़की के पास जो कि डैनी की वाइफ थी। वो उसे देखकर घबरा जाता लेकिन वो उसे कहता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी था इसलिए सेरा उसका इलाज करती है क्योंकि वो एक डॉक्टर थी। दूसरी ओर जॉन अपने पार्टनर बलिनो से कहता है कि ये सब जो हमें दिखाया जा रहा है वो सारी चीज़ें गलत है। मैंने बॉब की फाइल देखी है, वो 1 मील दूरी से ही किसी को बड़ी आसानी से मार सकता है। तो उसका उस दिन निशाना कैसे चूक गया? ज़रूर जिस पुलिस वाले ने उस पर गोली चलाई थी उसे सब पता होगा। लेकिन बलिनो बताती है कि उस पुलिस वाले की कल रात मौत हो गई, उसे किसी चोर ने गोली मार दी। अब ये सुनकर जॉन का शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक बहुत ही बड़ी सोची समझी साजिश है। इधर दूसरी तरफ सेरा ने अब बॉब को कुछ हद तक ठीक कर दिया था, वो अब सही से चल सकता था। लेकिन उसी दौरान उसे टीवी पर जॉन दिखता है तो वो प्लान बनाता है कि ये आदमी है जो उसकी मदद कर सकता है। अब सेरा उसे डैनी की स्नाइपर लाकर देती है क्योंकि उसके बदले का टाइम आ गया था। उधर जॉन इस केस की डीप स्टडी करना शुरू कर वो हर वो जगह जाता है जहां कभी बॉब भी गया था। इधर बॉब सेरा को अगले दिन जॉन से मिलने के लिए भेजता है जहां वो उसे कुछ फोटोज भी देता है। सेरा उसे बताती है कि ये सब एक रिटायर ऑफिसर जॉनसन ने कराया है। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जॉन पर भी नज़र रखे हुए थे। उधर जॉनसन को पता चलता है कि बॉब जिंदा है जिससे कि उसकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो बहुत ही शातिर है और कुछ भी कर सकता है। अब जॉन को कुछ सबूत मिल गए थे जैसे कि जॉनसन की कार का इंजन नंबर जिसके बारे में वो पूरी जानकारी निकालता है। लेकिन इस बात की खबर जॉनसन को भी लग जाती कि कोई FBI एजेंट जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, इसलिए वो ऑर्डर देता है कि वो जॉनसन को ख़त्म कर दे। अब कुछ अनजान लोग जॉनसन को उठा लेते हैं और फिर उसे बहुत पीटते हैं ताकि वो अपनी सारी खोजी हुई इंफॉर्मेशन उन्हें दे दे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और तभी उसे बचाने के लिए बॉब आ जाता है जो चलती हुई बोट से सबकी खोपड़ी उड़ा देता है और ये कुछ उसकी स्नाइपिंग स्किल की हल्की सी झलक थी। पर यह बात जॉनसन को पता चल जाती है कि बॉब ने उसे छुड़ा लिया है। अब कोई चारा ना होने की वजह से वो अपने आदमियों को कहकर सेरा को उठाने को कहता है क्योंकि वही एक है जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उधर जॉन और बॉब दोनों टेनेसा पहुंचते हैं जहां पर एक रिटायर आर्मी ऑफिसर रहता है। वो उसे कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। जॉन उसे पूछता है कि क्या 2 बंदूक से एक ही गोली चलाई जा सकती है एक को इस्तेमाल करने के बाद? तो प्रोफेसर कहता है कि हाँ, इसे पेपर पिचिंग कहते हैं, ऐसा पॉसिबल है लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है कि कौन ऐसा स्नाइपर है जो 1 मील की दूरी से गोली चला सकता है। ऑफिसर 2 लोगों के नाम लेता है जिसमें बॉब भी था। हालांकि प्रोफेसर ने बॉब को कभी देखा नहीं था इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। दूसरा नाम था माइकल का। उसके बारे में जानकर बॉब को जॉनसन के साथ एक व्हील चेयर पर रहने वाले शख्स की याद आती है और यही सुनकर जॉन अपनी दोस्त बलिनो को उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहता है। वो बताती है कि वो एक एक्स स्नाइपर रह चुका है लेकिन रिटायर होने के बाद उसने जॉनसन का साथ पकड़ लिया और इस समय वो वर्जीनिया में है। वहीं दूसरी ओर जॉन को आइडिया हो जाता है कि अभी तक बॉब ने माइकल के बारे में जानकारी निकाल ली होगी, इसलिए वो अपने सभी बड़े पदों के लोगों को एक साथ करने के लिए बुलाने लगता है क्योंकि अब वो उन पर कभी भी हमला हो सकता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि उन लोगों ने सेरा को पकड़ लिया। इधर बॉब और जॉन दोनों माइकल के घर पहुंच जाते हैं। वो जॉन को स्नाइपर के साथ एक जगह पर छुपा देता है ताकि वो स्कोप की मदद से उसे लोगों का पता लगा सके और इसकी मदद से वो एक एक करके सभी को मारने लगता है और फिर पहुंच जाता है घर के अंदर जहाँ पर उसे माइकल मिल जाता है। जॉन का सबसे पहला सवाल यही होता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो धीरे धीरे इस कहानी के असली पत्ते खोलना शुरू करता है। माइकल बताता है कि हम लोग कभी भी प्रेसिडेंट को मारना ही नहीं चाहते थे, हमारा हमेशा से निशाना था आयन बिशॉप। कुछ सालों पहले एक गांव से होकर ऑयल पाइपलाइन गुजरने वाली थी लेकिन उसके लिए सभी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता, लेकिन कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं था तो कंपनी ने गांव के सभी लोगों को मार दिया। तब बॉब को याद आता है कि वो 3 साल पहले उसी गांव में था जो रेबल अमेरिकन आर्मी पर हमला कर रही थी। असल में वो गाँव वाले ही थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोग उन्हें मारने आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें अमेरिका में रहने वाले एक अमीर ग्रुप चलाता है जिसमें जॉनसन भी शामिल है और ये पाइपलाइन से वो बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। अब ये सब बातें आयन बिशॉप उस दिन स्पीच में कहने वाले था जिससे कि इनका पर्दाफाश हो जाता, इसीलिए हमने उसे मार दिया। यहाँ वो उसे एक और चीज़ बताता है कि सेरा को उन लोगों ने पकड़ लिया और वो अब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, उन्हें किसी को फंसाना था इसलिए इन्होंने बॉब को चुना।
अब बॉब सैरा का पता पूछता है, लेकिन तब माइकल खुद को ही मार लेता है। तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो बॉब को मारने लगते हैं, लेकिन उसने पहले ही उनका इंतजाम कर रखा था। वो एक एक करके सभी को मार देता है और दोनों बचकर निकल जाते हैं। पर तभी अचानक से न जाने कहां से वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। उसके लिए भी जॉन के पास एक प्लान था। वो ऑयल टैंक को गिराकर उसमें गोली चला देता है, जिससे कि हेलीकॉप्टर भी उसकी चपेट में आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है FBI हेडक्वार्टर पर, जहां पर सी वाले आते हैं जो सीनियर को वर्जीनिया में हुए हादसे के बारे में बताते हैं, जिसमें FBI एजेंट जॉन भी शामिल है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जॉनसन और सैनिटर को अब खतरे की आशंका हो गई थी। अब कुछ समय के बाद जॉन खुद FBI वालों को फोन लगाता है और उनसे कहता है कि मेरे पास बॉब है और उसने कुछ भी नहीं किया है। FBI के डायरेक्टर कहते हैं कि ठीक है, तुम उसे लेकर हमारे पास आ जाओ, पर वो फोन कट कर देता है। तभी बॉब के पास जॉनसन का कॉल आता है। बेसिकली ये उसकी चाल थी, वो जानता था कि इसके बाद जॉनसन उसे कॉल करेगा। अब वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें खुद की जान और अपनी दोस्त की बीवी की जान की परवाह है तो खुद को मेरे हवाले कर दो। लेकिन वो तभी माइकल की रिकॉर्डिंग उसे सुनाने लगता है, जिसमें उस गांव में हुए गुनाह के बारे में सारे सबूत थे, जिसे सुनकर जॉनसन हक्का बक्का रह जाता है। तो बॉब उससे कहता है कि तुम सैरा को लेकर मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ, मैं वहां तुम्हें ये रिकॉर्डिंग दे दूंगा। सीन शिफ्ट होता हुआ एक बर्फीले पहाड़ पर, जहां हम जॉनसन को देखते हैं। उसके साथ सैरा भी थी। इन लोगों ने कई जगहों पर अपने स्नाइपर बैठा रखे थे, जो सामने से आ रहे एक आदमी को गोली मार देते हैं और इन्हें लगता है कि वो बॉब है, लेकिन वो असल में जॉन होता है। बॉब तो दूसरी जगह छुप कर इन सभी पर नजर रखे हुए था और एक एक करके सभी को मार देता है। पर तभी एक आदमी सैरा के ऊपर बंदूक तान देता है, तो जॉन इस स्नाइपर से उसका हाथ ही उड़ा देता है और फिर आखिर में वो सबके सामने आ जाता है। तब जॉनसन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ये करके बच जाओगे? इस काम में पूरी सरकार मिली हुई है, यहाँ तक कि FBI भी। अगर ये टेप सरकार के हाथ लग गई तो वो तुम दोनों को आने वाले समय में किसी न किसी वजह से अंदर कर ही देंगे। इसलिए वो उस टेप को जला देता है, जिसके कुछ देर बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जो इन दोनों को पकड़ लेती है और इनको कोर्ट में पेश करती है, जहां पर बॉब की वो बंदूक भी थी जिसे उसने गोली चलाई थी। पर यहाँ वो सामने बैठे जज से कहता है कि ये सब जो आपको बताया जा रहा है वो झूठ है। दरअसल ये जो राइफल आपके सामने रखी गई है, इसे गोली चल ही नहीं सकती। वो ऐसा करके भी दिखाता है। वो बताता है कि मैं घर से निकलने से पहले सारी बंदूकों में से मेन आर्म निकाल देता हूँ, पर FBI वाले ये जान नहीं सके और उन्होंने मेरी गैर हाजिरी में ये बंदूक आपके सामने लाकर रख दी और मुझे फंसाने की कोशिश करी गई। इसके बाद वो जॉनसन की बातें बताने लगता है कि कैसे उसने इथियोपिया के लोगों को मारा था और वो उन्हें कुछ फोटोज भी दिखाता है, जिसे देखकर जॉनसन कबूलता भी है। लेकिन वो कहता है कि मुझे अमेरिकन सरकार इस जुर्म के लिए कभी सजा नहीं दे सकती कि ये मैंने अमेरिका से बाहर की है, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद जज उसके पास आते हैं और बॉब को इशारों में कहते हैं कि ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। वो समझ जाता है कि आखिर वो क्या करना चाह रहे थे। इसलिए जब बॉब कुछ दिनों बाद रिहा होता है तो हम देखते हैं कि उसने जॉनसन के घर के बाहर अपनी स्नाइपर लेकर तैयार कर लिया। वो एक एक करके सभी को मार देता है, यहाँ तक कि जॉनसन को भी, और फिर पूरे घर को आग लगा देता है, जिससे कि कोई सबूत ना मिले। और जिसके बाद वो जाकर सारा की कार में बैठ जाता है और दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।